नमस्कार, आपका स्वागत है। 12 दिन की बंबाई के बाद आज ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया। मिसाइल्स के धमाके कई घंटों से सुनाई नहीं दिए। ईरान और इजराइल दोनों ने सीज फायर की बात मान ली। तेहरान में अब लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। तेल अवीव में इजराइल ने अपने नागरिकों को बंकर से बाहर आने को कह दिया है। मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस अब धीरे धीरे खुलने लगा है। सिविलियन फ्लाइट्स ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। कतर ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है। ईरान इजराइल की जंग के कारण मिडिल ईस्ट में जो खतरा मंडरा रहा था वो अब टल गया है। इस सीज फायर का पूरा क्रेडिट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। ईरान और इजराइल दोनों को थैंक यू कहा, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान इजराइल वॉर को लेकर कई सवाल उठे हैं। सीज फायर के ऐलान से ठीक पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला क्यों किया, और इस अटैक से पहले ईरान ने अमेरिका को इसकी जानकारी क्यों दी? इसके लिए ट्रंप ने ईरान को शुक्रिया अदा क्यों किया? अब सवाल यह भी है कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, लेकिन ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसका दावा है इन साइट से उसने यूरेनियम को पहले ही हटा लिया था। जब ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया तो अमेरिका ने 13 की 13 मिसाइल्स को हवा में मार गिराया, क्योंकि उसके पास एडवांस इंफॉर्मेशन थी। तो क्या दोनों के बीच मैच फिक्स था? सिर्फ पोस्टरिंग हो रही थी? एक और सवाल यह है कि सीज फायर का ऐलान तो हो गया, तो ट्रंप ने यह क्यों कहा कि सीज फायर 6 घंटे के बाद लागू होगा? क्या वो ईरान और इजराइल दोनों को हिसाब बराबर करने का मौका देना चाहते थे? और एक प्रश्न अब से थोड़ी देर पहले उठा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के रुख पर नाराजगी जाहिर क्यों की? ईरान और इजराइल दोनों पर सीज फायर वायलेशन का इल्जाम क्यों लगाया? क्या यह सब ड्रामा है? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि नेटो की मीटिंग में जाने के लिए वहां रवाना होने से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के खिलाफ नाराजगी क्यों जाहिर की? असल में आज सुबह से ही प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान और इजराइल के बीच जंग रुकने से जबरदस्त जोश में थे। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करके ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का क्रेडिट ले रहे थे। इसे शांति की दिशा में अपनी बड़ी कामयाबी बता रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद अचानक ट्रंप का रुख बदला। उन्होंने कहा, ऐलान के बाद जिस तरह इजराइल ने सीज फायर वायलेशन किया और ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर जवाबी अटैक किया, यह ठीक नहीं है। वो इजराइल के रुख से खफा हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि इनिशियल वायलेशंस के बावजूद ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर कायम है और अब दोनों देशों को इसका पालन करना होगा। नेटो समिट के लिए नेदरलैंड्स रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने सीज फायर डील होने के तुरंत बाद ईरान पर जबरदस्त बमबारी की, जो समझौते का खुला उल्लंघन था। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया, जो उनका हक बनता था। अब इजराइल इस बात की शिकायत नहीं कर सकता कि ईरान ने पहले सीज फायर वायलेट किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर इजराइल को निर्देश दिया कि वो ईरान पर बमबारी करने जा रहे अपने फाइटर प्लेन्स को तुरंत वापस बुलाए। अगर इजराइल ने ईरान पर फिर बमबारी की तो यह सीज फायर का बहुत बड़ा वायलेशन माना जाएगा। आज यूरोप के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है और उनको साफ साफ कहा कि अगर इजराइल ने सीज फायर फिर से तोड़ा, ईरान पर हमला किया, तो यह उनको बहुत महंगा पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को हिदायत दी है कि वो अपने जनरल्स को काबू में रखें। मुझे नहीं लगता कि युद्ध विराम टूट रहा है, लेकिन इस वक्त इजराइल जो कुछ कर रहा है उससे मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सीज फायर शुरू होने की समय सीमा के बाद उनके ऊपर एक रॉकेट फायर किया गया था और उसने टारगेट मिस कर दिया। अब इजराइल उसका जवाब देने जा रहा है। उसको शांत होकर बैठने की जरूरत है। ये तो हास्यास्पद है। कल मैंने जो कुछ देखा उसमें से बहुत सी चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगी कि समझौता होने के तुरंत बाद इजराइल ने भारी बमबारी की।
उनको ये बमबारी नहीं करनी चाहिए थी और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा कि जवाबी हमला बहुत जबरदस्त था। लेकिन अगर न्याय की बात करें तो इजराइल ने बहुत से बम गिराए और अब मैं सुन रहा हूँ कि इजराइल फिर से युद्ध विराम तोड़ रहा है क्योंकि उनके ऊपर एक रॉकेट फायर किया गया जो किसी टारगेट पर नहीं गिरा। हम ये सब नहीं चाहते थे और मैं आपको बता रहा हूँ कि इजराइल की पहले की हरकतों से भी मैं खुश नहीं हूँ। अब मैं आपको इसी बैकग्राउंड बता देता हूं। कल रात को ईरान ने कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर मिसाइल से हमला किया था। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ईरान ने रात 9 बजे कतर की सरकार को बता दिया था कि वो कतर में मौजूद अमेरिका के एयरबेस पर अटैक करने वाला है। इसके सवा घंटे के बाद ईरान ने 14 मिसाइल फायर की। इस बीच अमेरिका ने अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। अमेरिका इस एयरबेस से अपनी फाइटर प्लेन्स पहले ही हटा चुका था। ईरान की 14 में से 13 मिसाइल्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ एक मिसाइल एयरबेस के पास गिरी, वो भी वीराने में, जिससे किसी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद रात को 1:24 पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान की मिसाइल अटैक की जानकारी दी। कहा कि ईरान ने अमेरिका की बमबारी के जवाब में यह हमला किया जो बहुत कमजोर था, लेकिन ईरान की मिसाइल अटैक से हिसाब बराबर हो गया। ट्रंप ने इस हमले की पहले से जानकारी देने के लिए ईरान को थैंक यू कहा और इसके 6 मिनट के बाद रात को करीब 1:30 बजे दूसरा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, पूरी दुनिया को मुबारक हो क्योंकि अब शांति का वक्त आ गया है। इसके बाद रात करीब 3:30 बजे ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इजराइल और ईरान कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। यह युद्ध विराम 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले ईरान इजराइल पर हमले बंद करेगा, फिर इजराइल भी बमबारी रोक देगा। ट्रंप ने युद्ध रोकने पर राजी होने के लिए ईरान और इजराइल दोनों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 12 दिनों से चली आ रही यह जंग आगे जारी रहती तो बड़े पैमाने पर मौत और तबाही मच सकती थी, लेकिन दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। इस बार ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि ईरान और इजराइल दोनों ने उनसे शांति बहाली की अपील की थी। इस सीज फायर के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम लगातार पर्दे के पीछे काम कर रही थी। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीटर हेग्सेथ और मिडिल ईस्ट के लिए ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ईरान के लगातार संपर्क में बने हुए थे। सीज फायर के टाइम और शर्तों को लेकर बात कर रहे थे। इस बातचीत में कतर मीडिएटर की भूमिका में था। कतर के शेख जस्मीन अल थानी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से और आईआरजीएस के कमांडर आयतुल्ला अली खamenei के बेहद करीबी जनरल मुसावी से कांटेक्ट में थे। जब ईरान ने कहा कि वो हमले तभी रोकेगा जब इजराइल उस पर हमला बंद करेगा, इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से खुद फोन पर बात की और उनको युद्ध विराम के लिए राजी किया। सीज फायर के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप देर रात तक एक्टिव थे। अपनी टीम के मेंबर से बात करके लगातार डेवलपमेंट का अपडेट ले रहे थे। सुबह जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान किया तो यह पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर थी। एक वर्ल्ड वॉर का खतरा टल गया था। हालांकि ट्रंप के सीज फायर का ऐलान करने के कुछ ही मिनटों के भीतर इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हवाई हमला किया। ईरान की राजधानी तेहरान और उत्तरी ईरान के शहर रश्त पर इजराइल के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने भारी बमबारी की। सुबह सुबह करीब 4 बजे ईरान की राजधानी तेहरान धमाकों से गूंज उठी। तेहरान में इजराइल ने एक बार फिर से ईरानी सरकार के दफ्तरों पर बम बरसाए। हैरानी की बात यह कि इजराइल ने ईरान पर अटैक को छुपाने की कोशिश नहीं की। इजरायली आर्मी ने इन हमलों की डिटेल जारी की। दावा किया कि इजराइल ने
ईरान की उन मिसाइल लॉन्चर साइट्स को तबाह किया है जहां से इजराइल पर हमले की तैयारी हो रही थी। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की मिसाइल्स के भंडार को हमले में उड़ा दिया है। ईरानी मीडिया ने बताया कि रात के अंधेरे में इजराइल के हमले में उसके 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। तेहरान के रिहायशी इलाके में इजराइल की बमबारी में सैयद मुस्तफ़ा साती नाम के साइंटिस्ट, उनकी वाइफ, 2 बेटियां और 5 साल के बेटे की मौत हो गई। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े एक और साइंटिस्ट मोहम्मद रजा सिद्दीकी साबिर भी इजराइल के हमले में मारे गए। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला किया। ईरान ने इजराइल पर 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल फायर की। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया, क्योंकि सबको लगा था सीज फायर हो चुका है तो ईरान अब मिसाइल अटैक नहीं करेगा। लेकिन ईरान ने तेल अवीव, जेरूशलम के इजरायली हिस्सों और साउथ इजराइल के शहर बीर शेबा में जबरदस्त काउंटर अटैक किया। ईरान के इस हमले का सबसे ज्यादा असर इजराइल के दक्षिणी शहर बीर शेबा में दिखा। वहां एक रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हो गए। ईरान की मिसाइल के इंपैक्ट से बीर शेबा का एक पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो गया। हमले के बाद भगदड़ मच गई, लोग शेल्टर्स की तरफ भागे, लेकिन कई लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिल सका। इसके बाद लोगों को सीज फायर के नाकाम होने का डर सताने लगा। इजराइल पर ईरान के जवाबी हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं कि वो ईरान के हमलों से थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं। उनको सीज फायर कायम रहने की उम्मीद है। बहुत से लोग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने सोमवार देर रात सीज फायर का ऐलान किया था। ट्रंप ने सभी पक्षों से कहा था कि वो इसका पालन करे, लेकिन यहाँ इजराइल में बहुत से लोगों को युद्ध विराम कायम रहने में आशंका नजर आ रही है। हालांकि वो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि सीज फायर बना रहेगा। हालांकि इजराइल पर इस जवाबी हमले के बाद ईरान ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप की सीज फायर की पेशकश मान ली। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, ईरान के जबरदस्त अटैक की वजह से इजराइल घुटनों पर आ गया। शुरुआत इजराइल ने की है, आखिरी बार ईरान ने किया। हालांकि अब्बास अराक्ची ने साफ साफ ये तो नहीं कहा कि ईरान भी सीज फायर के लिए राजी है, लेकिन ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने अब्बास अराक्ची के हवाले से बताया, अगर इजराइल अटैक नहीं करेगा तो ईरान भी हमले बंद करने को तैयार है। वزیر امور خارجه کشورمان در پی اظهارات مقامات خارجی درباره सीज फायर के बारे में विदेशी अधिकारियों के बयान के बाद हमारे विदेश मंत्री ने एक संदेश में कहा है कि ये जंग इजराइल ने शुरू की थी, हमने नहीं। विदेश मंत्री अरागशी ने कहा कि इस वक्त तक युद्ध विराम या फिर ऑपरेशन रोकने का कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ अपनी अवैध मुहिम को तेहरान के समय के मुताबिक सुबह 4 बजे रोक देता है तो हमारा भी जवाबी कार्रवाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का आखिरी फैसला हम बाद में करेंगे। विदेश मंत्री ने एक और मैसेज में हमारी फौज की ज़ायोनिस्ट दुश्मन के खिलाफ सफलता के लिए हमारी फौज की तारीफ भी की। हमारी ताकतवर सेनाओं का इजराइल को दंड देने का अभियान तेहरान के समय के मुताबिक सुबह 4 बजे तक चलता रहा था। ईरान के सरकारी टीवी पर सीज फायर के ऐलान का ईरान के आम लोगों ने ज़बरदस्त स्वागत किया। लोग ईरान के झंडे लेकर सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार करने लगे। पिछले 12 दिन से इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहा था, जिसमें ईरान में करीब 1000 लोग मारे गए, 3500 लोग जख्मी हो गए। ईरान के 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर्स और 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई। बिल्डिंग्स तबाह हो गई। तेहरान के कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए। ईरान में आम लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई, जीना मुहाल हो गया। इसलिए आज सीज फायर लागू होने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली। ईरान की एक महिला ने अपने मोबाइल कैमरे से तेहरान का हाल दिखाया। My name is Maral. I am a citizen of Tehran and I am in North Tehran in Tahrir Square. As you can see, this city is still not back to its normal operations.
There are black flags everywhere to show solidarity with martyrs, and to my left, this is one of the buildings that was shot about a week ago. Supposedly it was a hub for Iranian high-ranking authority figures, and to my left again, this building was a government public lot. This is a taxi station in Tahrir Square, just beside the Tahrir metro station. As you can see, it is very quiet. It's probably running on 30% or less capacity. This area was attacked about a week ago by an Israeli drone. So the building that came down, you can see here to my left, it caused some damages to water pipelines, and this area was experiencing some water shortages, but now they are fixing it. I am in Grand Bazaar of Tahrir, but as you can see, this place is usually very crowded. It's one of the busiest areas and shopping centers in North Tehran. However, as you can see right now, not many shops are open. Only some grocery stores open right now, and as I walk through the bazaar, I can hear the attacks. There are some attacks right now, we can hear them. The gold bazaar in this area is also closed. ईरान के साथ जंग रुकने से इजराइल के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। पिछले 12 दिन से इजराइल के हजारों लोग बंकर्स में, शेल्टर्स में, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर रहने को मजबूर थे। ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइल्स इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर दागी थी, जिससे हाइफा शहर को भारी नुकसान हुआ है। इस जंग में इजराइल के 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अरबों डॉलर की संपत्ति बर्बाद हो गई। ईरान की मिसाइल्स को रोकने के लिए इजराइल को अरबों डॉलर अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर खर्च करने पड़े। क्योंकि इजराइल के आम लोग हर वक्त खौफ के साए में रहते रहे हैं, इसलिए जैसे ही सीज फायर की खबर मिली तो सबसे ज्यादा खुशी हाइफा शहर में दिखाई दी। हम युद्ध विराम चाहते हैं। लोगों को देखो, इन कैफेज को देखो, लोग बाहर निकलने लगे हैं। उन्होंने सांस लेना शुरू कर दिया है। लोग सांस लेना चाहते हैं। पिछले 1.5 हफ्ते से हम सब शेल्टर्स के भीतर थे, बच्चों के साथ छिपे थे। इन कैफेज को देखो, यहाँ काम शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को इसकी जरूरत है और वो सीज फायर चाहते हैं, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। वक्त ही बताएगा कि सीज फायर कायम रहेगा या नहीं, ये सच में लागू होगा या नहीं, पता नहीं। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सब ठीक ठाक है। मैं समाचार नहीं सुनता और सब ठीक है। जिंदगी अच्छी है। आप सूरज की रोशनी देखो, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इसका लुत्फ उठाओ। क्या मुझे लगता है कि सीज फायर बना रहेगा? मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पता नहीं। आप इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर युद्ध विराम लागू नहीं रहा तो इजराइल जवाब देगा और उनके पास पलटवार की ताकत नहीं होगी, क्योंकि उनके आसमान पर हमारा कब्जा है और वो ऐसे सांप हैं जिनका फन कुचल दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये सीज फायर लागू रहेगा और इससे आखिरकार अमन कायम होगा। मैं बस यही सोचता हूँ और सभी को दुआएं देता हूँ कि ऐसा ही हो। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया। दोनों देशों के लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन अब अमेरिका को इस बात की फिक्र है कि ये सीज फायर बना रहे और प्रेसिडेंट ट्रंप को इसका क्रेडिट मिल सके। आज अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा, ईरान और इजराइल की लड़ाई रुकवाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार मेहनत कर रहे थे। उन्होंने ईरान पर अटैक करके उसकी न्यूक्लियर पावर को खत्म किया। ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें अमेरिका के एक भी नागरिक की जान नहीं गई। वेंस ने कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच सीज फायर करवाकर यह साबित कर दिया है कि वो दुनिया के तमाम मसलों को बातचीत से हल कर सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और यू टर्न लिया है।
कल तक ट्रंप दावा कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है, लेकिन आज ट्रंप ने कहा ईरान में हुकूमत बदलने में, रिजीम चेंज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इससे अशांति पैदा होगी। ट्रंप ने कहा अब ईरान कभी न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ईरान बड़ी ट्रेडिंग पावर बनेगा, इसलिए ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। And Iran's not going to have a nuclear weapon, by the way. I think it's the last thing on their mind right now. They're not going to have enrichment, and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. You know, they're very good traders, and they're going to be a great trading nation, and they have a lot of oil. They're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. The last thing on Iran's mind right now is nuclear weapons. Regime change. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people. And they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. पिछले 12 दिनों में ट्रंप ने जिस तरह बार बार यू टर्न लिया, उससे क्या ये नहीं लगता कि अमेरिका के ईरान पर हमले की स्क्रिप्ट पहले से लिख ली गई थी? ईरान का कतर में अमेरिका के बेसिस पर अटैक भी स्क्रिप्टेड था। इजराइल खुश है कि अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम को तबाह कर दिया। ईरान खुश है उसने अमेरिका के बेसिस पर हमला करके बदला ले लिया। अमेरिका खुश है कि उसके कहने पर इजराइल और ईरान ने सीज फायर कर दिया। लेकिन इस हैप्पी एंडिंग फिल्म के कुछ सीन सवाल उठाते हैं। अमेरिका ने ईरान के जिन न्यूक्लियर ठिकानों पर सबसे पावरफुल बम बरसाए, उसके बारे में ईरान को पहले से पता था। ईरान का दावा है कि उसने न्यूक्लियर बम बनाने का सामान पहले ही शिफ्ट कर दिया था। ईरान ने कतर में अमेरिका पर जब मिसाइल फायर किए तो हर मिसाइल को हवा में मार गिराया गया। एक मिसाइल जो इंटरसेप्ट नहीं हुआ वो भी वीराने में जाकर गिरा। अमेरिका को या कतर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जाहिर है अमेरिका को पहले बता दिया गया था ईरान मिसाइल कब और कहां फायर करेगा, इसलिए अमेरिकन बेसिस से एयरक्राफ्ट और एम्यूनेशन पहले ही हटा लिए गए थे और रडार तैयार कर दिए गए थे। अब तो ऐसा लगता है कि सीज फायर भी पहले से तय था। तो क्या सब अपने अपने मुल्क को दिखाने के लिए, अपने लोगों को बहलाने के लिए ड्रामा कर रहे थे? ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से ये युद्ध चला और बंद हुआ, उसको लेकर बहुत सारे सवाल बाकी हैं। ईरान इजराइल की जंग रुकवाकर प्रेसिडेंट ट्रंप यूरोप के लिए रवाना हो गए। ट्रंप नेदरलैंड्स में कल नेटो के समिट में हिस्सा लेंगे। नेटो की समिट ऐसे वक्त हो रही है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध तेज हो गया है। यूक्रेन अमेरिका और यूरोप की मदद के बावजूद जंग के मैदान में रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहा। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाने में कामयाबी मिल गई है, लेकिन वो अब यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर करवाने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसलिए वो इस मसले पर नेटो समिट में बात करेंगे। ट्रंप का बड़ा एजेंडा यह भी है कि यूरोपीय देश अपना अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं और अमेरिका का बोझ कम करें। ट्रंप अपने पहले टेन्योर में कई बार कह चुके हैं कि यूरोप को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की सिक्योरिटी अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इस बार सत्ता में आने के बाद से ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि यूक्रेन को जो मदद मिल रही है उसमें यूरोप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाए, वरना अमेरिका नेटो से अलग हो जाएगा। क्योंकि अब अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज यूरोप में नहीं है, एशिया में है और चाइना है। आज समिट के पहले दिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने भी कहा यूरोपीय देशों को अब अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद करना चाहिए। There is total commitment by the US President and the US senior leadership to NATO. अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की सीनियर लीडरशिप नेटो को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्हें हमसे एक अपेक्षा है और अपेक्षा ये है
कि हम आखिरकार रक्षा बजट के बड़े मसले से निपटेंगे। ये तनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम यूरोपीय देश और कनाडा उतने पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं जितने पैसे खर्च अमेरिका करता है और हमसे भी वैसी ही उम्मीद लगाता है। यूरोप के अपने साथियों को मेरा संदेश यही है कि बहुत फिक्र ना करो, चिंता छोड़ो और अपने निवेश की योजनाओं पर अमल करो। अपने इंडस्ट्रियल बेस को तैयार करो, उसे तेजी से आगे बढ़ाओ। यूक्रेन को हमारी मदद सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंची और खुशकिस्मती से अभी भी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अमेरिका के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो यही है, वो हमारे साथ ही हैं। नेटो जाकर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीस मेकर होने के अकाउंट में एक और एंट्री करना चाहते हैं। अब वो यूक्रेन और रूस की जंग रुकवाने में लगे हैं। कल रात ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बारे में कहा था कि दोनों देशों ने उनसे सीज फायर करवाने की अपील की थी। आपको याद होगा, ट्रंप इससे पहले 16 बार भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। इस चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान को खूब पुचकारा, बहलाया, टहलाया और पाकिस्तान से नोबेल पीस प्राइज रिकमेंड करवाया। अब पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जमकर मजाक उड़ रहा है। आज ही पाकिस्तान के लोगों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फोटो पोस्ट की और उसके नीचे लिखा, हम ईरान के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चीन के साथ लेटे हैं। यह एक सेंटेंस पाकिस्तान की हालत बयान करने के लिए काफी है। इस बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने चीन और पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया है। अजीत डोवल ने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को उनकी हरकतों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। अजीत डोवल शंघाई सहयोग संगठन के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए इस समय बीजिंग में हैं। मीटिंग में अजीत डोवल ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ISIS और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से खतरे को लेकर भारत बहुत चिंतित है। इसे निपटने के लिए आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वालों, मदद करने वालों, आतंकी संगठनों को पैसे देने वालों, ऐसे सारे देशों के खिलाफ सभी देशों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अजीत डोवल ने कहा कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद आतंकवादी संगठनों के ढांचे को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। भारत का ऑपरेशन बहुत बैलेंस्ड और बहुत कंट्रोल्ड था। डोवल ने कहा, सभी देशों को आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया छोड़कर आतंकी संगठनों को जड़ से मिटाने के लिए काम करना चाहिए। बीजिंग में अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों देशों ने संबंध सुधारने की कोशिशों को रिव्यू किया और इस पर संतोष जताया। वांग यी ने अजीत डोवल से कहा कि चीन और भारत एशिया की दो बड़ी शक्तियां हैं और दोनों मिलकर काम करेंगी तो इंसानियत का बहुत भला होगा। इसलिए दोनों देशों को सीमा विवाद समेत सारे मसले आपसी बातचीत से हल करने चाहिए। अजीत डोवल ने भी चीन के साथ भारत के रिश्तों की अहमियत पर बल दिया और कहा, दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ना चाहिए। दोनों नेताओं ने आपसी महत्व के दूसरे मसलों पर भी बात की। अब ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज चीन की बैकिंग पर ही इतनी उछल कूद करती है। चीन का सपोर्ट ना होता तो पाकिस्तान की फौज को आतंकवादियों को सिर पर बिठाने की हिम्मत ना होती। पाकिस्तान चीन की गोद में बैठकर ही भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी देता है। इसलिए अजीत डोवल ने अच्छा किया कि आतंकवाद के इशू पर खरी खरी बात की। चीन को यह समझना होगा कि एशिया में भारत एक बड़ी ताकत है और अगर इस रीजन में शांति रखनी है, विकास करना है, तो कम से कम आतंकवाद के इशू पर चीन को भारत के साथ खड़े होना होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर बदले भारत की बात की। मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पूरी दुनिया यह समझ गई है कि जो भारतीयों का खून बहाएंगे उन्हें धरती पर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। मौका था श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच बातचीत के 100 साल पूरे होने का। इस शताब्दी समारोह में मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु जात पात और छुआछूत खत्म करने के अलावा भारत को एक शक्तिशाली देश के तौर पर भी देखना चाहते थे।
और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की पावर देखी। मोदी ने कहा, इस मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान ज्यादातर स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। देश में ही बने हथियारों के दम पर भारत की सेना ने सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी ने कहा, आने वाले दिनों में मेड इन इंडिया हथियारों की पहचान पूरी दुनिया में होगी। हाल में दुनिया ने यह भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया हथियारों की बात की और आज उनकी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के हथियारों की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को भी मंजूरी दी। इनमें से ज्यादातर खरीद मेड इन इंडिया हथियारों की ही है। देश की काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने 1982 करोड़ रुपए की इमरजेंसी खरीद का फैसला किया है। सरकार ने बजट में इसके लिए पहले से ही 2000 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। आर्म्स के मामले में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का मतलब है 1 साल के भीतर खरीदारी करना। सरकार ने आज जिन हथियारों की खरीद पर मोहर लगाई उनमें इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स, लो लेवल लाइट वेट रडार्स, रिमोट पायलटेड एरियल व्हीकल्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन शामिल हैं, जिन्हें आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। खास बात है कि इन सब हथियारों को भारत की ही सरकारी और प्राइवेट कंपनीज डेवलप कर रही हैं। डीआरडीओ को सेना के लिए क्लोज क्वार्टर बैटल यानी CQB कार्बाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। डीआरडीओ भारतीय सेना को करीब 4.25 लाख CQB कार्बाइन सप्लाई करेगा, जो दशकों पुरानी 9mm स्टर्लिंग कार्बाइन की जगह लेगी। इसके अलावा मुंबई की एक कंपनी स्विच ड्रोन बना रही है। ये ड्रोन सर्विलांस के काम में लाए जाते हैं। इसके कई वर्जन, एटलीस्ट 2 वर्जन तो हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड इंडियन आर्मी में थ्रू वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो काफी तादाद में है। इन्फेंट्री यूनिट्स इसको इस्तेमाल कर रही हैं और हमें पता लगा है कि कई जगह पर आर्टिलरी यूनिट्स भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं फॉर डायरेक्शन ऑफ ओन आर्टी फायर। तो इसके कई यूजेस हैं, बट प्राइमरीली जिसको बोलते हैं ISR के लिए ये यूज होता है। तो काफी कारगर वो है प्लेटफॉर्म है और शायद इसीलिए हमको ये प्रोजेक्ट भी मिला है, क्योंकि इसने अपनी बैटल जिसको बोलते हैं बैटल टेस्टनेस प्रूव करी है। और ये शायद ऐसा एक ही प्लेटफॉर्म है अभी जिसको DGQA ने फिट फॉर मिलिट्री यूज का सर्टिफिकेट दिया है। तो शायद इंडियन आर्मी में जो अभी जितने भी प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं वो एक अकेला UAV ऐसा है स्विच जिसको फिट फॉर मिलिट्री यूज करार किया गया है। और ये एक और भी इसलिए हमारे लिए बहुत उसकी बात है
गर्व की बात है क्योंकि ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो कस्टमर ने इसको दोबारा चूज किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपना काम ये काफी अच्छा तरीके से कर रहा है। वो तो हमें मालूम है, बट ये कस्टमर की वैलिडेशन भी है। एक और मेड इन इंडिया हथियार है जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। ये मेड इन इंडिया हथियार है नागास्त्र 1। नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज ने भारतीय सेना को हाल ही में नागास्त्र 1 की 120 यूनिट डिलीवर की हैं। ये भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है जो सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स, ट्रेनिंग कैंप्स और घुसपैठियों पर सटीक निशाना लगाने के लिए बनाया गया है। अटैक करने से पहले टारगेट के ऊपर मंडराने की क्षमता के कारण लॉइटरिंग म्यूनिशन नाम दिया गया है और नागास एक्सट्रीम कोल्ड और हाई ऑल्टीट्यूड वाले टेरेन में काम कर सकता है। इस ड्रोन की रेंज करीब 30 किलोमीटर है। खास बात यह कि अगर टारगेट डिटेक्ट नहीं होता या मिशन को रद्द कर दिया जाता है तो लॉइटर म्यूनिशन को वापस लाया जा सकता है और पैराशूट रिकवरी सिस्टम के इस्तेमाल से उसे उतारा जा सकता है। ट्रेनिंग के लिए इन नागास्त्र ड्रोन को चीन बॉर्डर के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में तैनात किया गया। भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नागास्त्र 1R का एक परचेज ऑर्डर प्राप्त हुआ है जो कि इंडियन आर्मी से दिया गया है। इसके तहत हमको 450 लॉइटरिंग म्यूनिशंस उनको बनाकर देने हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र 1 की रेंज में सोलर डिफेंस ने काफ़ी काम किया हुआ है और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम निकले हैं। सभी जगहों पे इसकी अच्छी तरीके से टेस्टिंग करके और इंडियन आर्मी को हमने पहले ही एक लॉट जो इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन का भी है वो दिया हुआ है। ये इसकी जो रेंज है वो करीब 5 किलोमीटर तक है और ये 1 किलो पेलोड ले जा सकता है जो कि 2 मीटर से भी अच्छी एक्यूरेसी में उसको वो डाइव करके नष्ट कर सकता है। इसका टोटल वेट करीब 10 किलो है और इसको अगर टारगेट नहीं मिलता है तो वहाँ पर जाकर और उसको देखकर और वापस आकर पैराशूट लैंडिंग करने में भी सक्षम है। भारत में हथियार बनाने का काम पहले सरकारी कंपनियां करती थी, लेकिन अब कई प्राइवेट कंपनियां भी इस फील्ड में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। अडानी ग्रुप भी अब डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन बना रहा है। दृष्टि 10 एक हाईटेक खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है, जबकि स्काई स्ट्राइकर एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो आत्मघाती ड्रोन के नाम पर काम करता है। आज अडानी ग्रुप की एनुअल मीटिंग के दौरान गौतम अडानी ने कहा, जब भी देश को जरूरत होगी तब अडानी डिफेंस हथियार बनाकर देगी। गौतम अडानी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी कंपनी के ड्रोन्स ने दुश्मन को मात देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। When it comes to Adani Defense, Operation Sindoor called and we delivered. Our drones became the eyes in the skies as well as the swords of attack, and our anti-drone systems help protect our forces and citizens. As I have always believed, we don't operate in a safe zones. We operate where it matters, where India needs us the most. गौतम अडानी का यह कहना कि उनके बनाए ड्रोन्स पाकिस्तान को मात देने में काम आए, कुछ लोगों को तीर की तरह चुभेगा। लेकिन यह सच है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए जिन स्टार लाइनर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए जिन स्काई स्ट्राइकर आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, वो अडानी की कंपनी ने बनाए थे। इस सच को कोई झुठला नहीं सकता। यह अलग बात है कि ड्रोन्स ने पाकिस्तान को जितना परेशान किया, उससे कहीं ज्यादा ये हमारे देश के
कुछ नेताओं को परेशान करेगा। इसीलिए आज कांग्रेस के नेता पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। असल में 2 दिन पहले शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखकर मोदी के डिप्लोमेसी की सराहना की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और सीज फायर के बाद मोदी ने जिस तरह पूरी दुनिया में भारत का पक्ष रखा, जिस तरह सभी पार्टियों के सांसदों को दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भेजा, उससे क्या फायदा हुआ, शशि थरूर ने इस पर अपनी राय जाहिर की। आज शशि थरूर से पूछा गया कि इन दिनों वो मोदी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता इससे खफा हो गए हैं, क्या शशि थरूर बीजेपी में जाएंगे? इस पर थरूर ने डिटेल में जवाब दिया। उन्होंने जो कहा, जिसको जो समझना है समझे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सही है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भी देश के मिशन पर गए थे और जब जब देश को जरूरत होगी वो सरकार के साथ खड़े होंगे। शशि थरूर ने कहा कि डिप्लोमेटिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रंट से लीड किया, एकजुट और सशक्त भारत का मैसेज पूरी दुनिया को दिया। ये बड़ी बात है और अच्छी बात की तारीफ करना बुरा कैसे हो सकता है? इस तरह के मामलों में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत होती है। It's an article in which I describe the success of this outreach mission, which amongst other things showcased the unity of all parties behind a matter of vital national interest. So I said that the Prime Minister himself has demonstrated dynamism and energy in engaging with other countries. He's traveled to more countries, I think, than any Prime Minister, and he has done so in order to take the message of India around the world. And to my mind, I believe that what we all did was to give his efforts that backup by bringing to bear the strength of all of India's different political parties, different background, different religions, different groups, and convey to the world that message that a united India stands for. In this case, it's a message against terrorism. Tomorrow it could be a message on something else. But that backup, I believe, is very important. I too have believed for the longest time that our political differences in our democracy should stop at the borders. For us, it seems to me, there is really no such thing as a BJP foreign policy or a Congress foreign policy. There is only Indian foreign policy and Indian national interests. I'm not saying something new. I said this very many years ago, and I said it publicly on the record the very first time that I became chairman of the External Affairs Committee of Parliament back in 2014. So that's 11 years ago I've said this. So it's nothing particularly new. It is not a sign of my leaping to join the Prime Minister's party, as some people unfortunately have been implying. It is a statement of national unity, of national interest, and of standing up for India. अब मैं आपको इस मामले में कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। कांग्रेस के नेताओं को शशि थरूर का यह अंदाज जरा भी पसंद नहीं आया। तारिक अनवर ने कहा, शशि थरूर ने मोदी के बारे में जो कहा वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है, कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। तारिक अनवर ने कहा, अब ये तो शशि थरूर ही बता सकते हैं कि उन्हें अचानक मोदी इतने अच्छे क्यों लगने लगे, वो मोदी की तारीफ क्यों करने लगे। ये तो उनका अपना व्यक्तिगत राय है और पार्टी लाइन तो बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग तो मान के चलते हैं, कांग्रेस पार्टी तो ये मान के चलती है कि ये एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है देश के ऊपर। अभी जिस तरह से पहलगाम का वाक़या हुआ, जिस तरह से सीज़ फायर हुआ, जिस तरह चाइना का दखल अंदाजी हुई और आज भी चाइना हमारे बहुत बड़े हिस्से पर काबिज़ है, तो इन सब चीज़ों को देखकर फिर जो देश की जो समस्या है, आर्थिक समस्या, बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी, अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ओवरऑल प्रधानमंत्री तो देश के लिए लाइबिलिटी हैं, बोझ हैं। लेकिन अब उन्होंने ऐसी बात कही है तो मैं समझता हूँ कि उनके जैसे पढ़े लिखे सुलझे आदमी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। शशि थरूर पढ़े लिखे हैं, सुलझे हैं, ये तो कांग्रेस जानती है। क्या कांग्रेस ये नहीं जानती कि शशि थरूर जो कह रहे हैं उसके पीछे उनका बरसों का अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस का अनुभव है।
देश के प्रति उनका कमिटमेंट है। थरूर कह रहे हैं कि जब देश की बात हो तो सबको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक साथ खड़े होना चाहिए और उन्होंने यही किया। शशि थरूर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया में भारत की इमेज को बदला है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेटिक मोर्चे पर जिस तरह देश का पक्ष रखने की रणनीति अपनाई, अलग अलग पार्टियों के नेताओं को दुनिया भर में भेजा, उसका असर दिखाई दे रहा है और ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। थरूर के इस बयान को भी कांग्रेस अगर सियासी चश्मे से देखे तो कोई क्या कर सकता है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, नागपुर साउथ वेस्ट सीट पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच 8% वोटर बढ़ गए। मैं आपको बता दूं कि नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस चौथी बार चुनाव जीते हैं। राहुल ने लिखा कि मुख्यमंत्री की सीट पर कुछ बूथों पर वोटर की संख्या 20 से लेकर 50% तक बढ़ गई। राहुल ने एक वेबसाइट की रिपोर्ट का हवाला दिया, आरोप लगाया कि हजारों वोटर्स ऐसे थे जिनके एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाए। ये वोट की चोरी है और चुनाव आयोग इस पर खामोश है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल को करारा जवाब देने में देर नहीं की। फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में 25 से ज्यादा ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के बीच 8% से ज्यादा वोटर बढ़े। इनमें से कई जगह विपक्ष की पार्टियों के कैंडिडेट जीते। फडणवीस ने नागपुर वेस्ट और नागपुर नॉर्थ सीट का एग्जाम्पल दिया। कहा, इन दोनों सीटों पर 7% वोटर बढ़े और वहां कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई। फडणवीस ने पुणे की वडगांव शेरी और मुंब्रा सीट की बात की। उन्होंने कहा, वडगांव शेरी में 10% वोट बढ़े, वहां शरद पवार की पार्टी के बापू साहेब पठारे जीते। मुंब्रा में 9% वोट बढ़ने के बावजूद जितेंद्र अवार्ड की जीत हुई। फडणवीस ने राहुल को सलाह दी कि ट्वीट करने से पहले कम से कम उन्हें महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के नेताओं से ही बात कर लेनी चाहिए थी। अगर कर लेते तो इतनी फजीयत ना होती। फडणवीस ने कहा कि राहुल को झूठ बोलने की आदत है, लेकिन झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। इसके बाद चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, राहुल का मकसद झूठ बोलकर नैरेटिव सेट करने का है। बीएमसी चुनाव के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी को महाराष्ट्र का एक तो कुछ भी उन्होंने पढ़ाई की नहीं है, बचकाना हरकतें कर रहे हैं। वो केवल आने वाले चुनाव जो महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, बिहार में होने जा रहे हैं, ये चुनाव की राजनीति उनके कार्यकर्ता को ये समझाने के लिए कि भाई हम चुनाव जो हारे हैं ये केवल इस प्रकार से हारे हैं, हम जीत सकते हैं, ये भरोसा दिलाने के लिए वो इस प्रकार की बचपने की जैसी हरकत कर रहे हैं। तो मैं 50 एमएलए एरिया का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि कैसे कैसे वोट बढ़े और वहाँ कांग्रेस कैसी जीती है, राष्ट्रवादी कैसी जीती है, शरद पवार जी कैसे जीते हैं। तो ये उनको पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई करते नहीं है, केवल उनको एक नैरेटिव सेट करना है। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी राहुल को जवाब दिया। शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी को महाराष्ट्र में हुई हार पच नहीं रही, इसलिए वो बार बार साजिश के तहत चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा, जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें मिली, कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो सब कुछ सही था, और महाराष्ट्र में हार गए तो चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की। राहुल का ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, जनता सब जानती है। इस तरह के झूठ पर कोई यकीन नहीं करेगा। राहुल गांधी बार बार ऐसे आरोप लगाते हैं कि आज भी उन्होंने कुछ आरोप लगाया है, कुछ चुनाव क्षेत्र में ज्यादा मतदाता थे। मेरा उनको सवाल है कि वो विपक्ष के नेता है, उन्होंने उनकी तकरार जो है इलेक्शन कमिश्नर ने उनको बुलाया है, चुनाव आयोग ने, कि आओ आपकी क्या तकरार है हमको बताओ, या कोर्ट में जाओ। ये ऐसा बार बार आरोप लगाना ये गलत है। लोकसभा में महाराष्ट्र में उनको ज्यादा सीटें मिली, तब वो चुप रह गए, तब चुनाव आयोग बराबर था, तो वोटर लिस्ट ही बराबर थी, ईवीएम मशीन बराबर थी। जब वो जीतते हैं तब सब बराबर होता है, जब हारते हैं
तब आरोप लगाते हैं। तो ये जो है ये गलत है। उन्होंने चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए, न कि ऐसी फेक नैरेटिव पैदा करके लोगों में भ्रम फैलाना चाहिए। ये लैंडस्लाइड मैंडेट उनको हजम नहीं हो रहा है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी वोटर लिस्ट में धांधली का इल्जाम पिछले 1.5 साल से लगा रहे हैं। चुनाव आयोग 3 बार इन आरोपों का डिटेल में जवाब दे चुका है, पब्लिकली बता चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने आज सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की सीट की वोटर लिस्ट का हवाला दिया और फिर वही इल्जाम लगाया। हकीकत है कि वोटर सिर्फ मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बढ़े, उन सीटों पर भी बढ़े जहां कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जानबूझकर चुनाव आयोग पर कीचड़ उछालना चाहते हैं, लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं। ये अच्छा नहीं है। फ्रांस से एक चौंकाने वाली खबर आई है। पेरिस में एनुअल स्ट्रीट म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान कुछ लोगों ने फेस्टिवल में डांस कर रहे लोगों पर इंजेक्शन से हमला किया। करीब 150 लोगों को इंजेक्शन लगा दिया। जिन लोगों को नीडल चुभाई गई उनमें ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं थी। अभी तक यह क्लियर नहीं है कि इन इंजेक्शन के जरिए लड़कियों को डेट रेप ड्रग्स दिए गए थे या नहीं। यूरोपियन कंट्रीज में कई बार ऐसा हुआ कि भीड़ में लड़कियों को डेट रेप ड्रग देकर उन्हें सेक्सुअली मॉलेस्ट किया गया है। ये ड्रग्स लोगों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज स्ट्रीट म्यूजिक फेस्टिवल में आए कुछ लोगों पर चाकू से भी हमला किया गया। इस घटना के बाद म्यूजिक फेस्टिवल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है और अब इस हमले का असली मकसद पता करने की कोशिश की जा रही है।